जय हिंद बच्चों। आज हम लोग क्या देखने वाले हैं? इतिहास। क्या है? क्लास 10 का इतिहास, हिस्ट्री देखने वाले। क्या है चैप्टर? हम लोग बोले बुक क्या है हम लोग का? हिस्ट्री है। चैप्टर क्या है? 1। यूरोप में राष्ट्रवाद। क्या है? यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप एक देश है जहाँ राष्ट्रवाद। क्या? राष्ट्रवाद की भावना। क्या है? तो राष्ट्रवाद क्या है इसके बारे में देखिए। राष्ट्रवाद होता है ना कि अपने देश के प्रति लगाव, प्रेम भाव। क्या होता है? इसी को हम लोग बोलते हैं राष्ट्रवाद। क्या होता है? हर देश के लोग अपने देश से प्यार करते हैं, उसका लगाव रहता है अपने देश से, अपने देश के लिए जान देने के लिए भी तैयार रहते हैं। तो इसी को हम लोग करते हैं राष्ट्रवाद। क्या कहते हैं? राष्ट्र। यूरोप में राष्ट्र पहले सर्वप्रथम कहाँ से स्टार्ट हुआ था? यूरोप में राष्ट्रवाद। तो हम लोग का चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो पहले देखेंगे क्या है आपका राष्ट्रवाद। क्या है राष्ट्रवाद? क्या है? तो बोल रहा है कि राष्ट्रवाद किसी विशेष भौगोलिक, संस्कृति या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच एकता को स्थापित करती यह आधुनिक विश्व की राजनीतिक जागृति का प्रतिफल है। देखिए, इसको बोलें कि राष्ट्रवाद किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच एकता को क्या करता है? स्थापित करता है। मतलब राष्ट्रवाद किसी विशेष भौगोलिक या सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच क्या करती है? एकता को स्थापित करती है। यह आधुनिक विश्व की राजनैतिक जागृति का प्रतिफल है। मतलब जो होता है ना कि राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद जो होता है ना, किसी विशेष भौगोलिक में या संस्कृति में, समाज में रहने वाले जो लोग होते हैं ना, उसके बीच ना एकता बनाई रखती है। दूसरा बात, वो लोग ही ना अपने देश से क्या करते? प्रेम भाव करते। क्या करते? प्रेम भाव, अपने देश के लिए जान देने के लिए भी तैयार रहते। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद। क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद। तो देखिए, इसको आप याद कर लिए, बहुत बार पूछा जाता है। तो राष्ट्रवाद क्या होता है? राष्ट्रवाद किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच एकता को स्थापित करते। क्या करता है? एकता। तो याद रहे, राष्ट्रवाद किसी विशेष, कौन क्षेत्र? किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में, किसमें? भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच एकता को स्थापित कर यह आधुनिक विश्व की राजनैतिक जागृति का प्रतिफल किसका है? आधुनिक विश्व की राजनीतिक जागृति का क्या है? प्रतिफल है। अगला बोला है राष्ट्रवाद। क्या है? राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण यूरोप में हुआ था, परंतु 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति में उन्नत रूप से प्रकट हुई। देखिए, राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? यूरोप में, लेकिन पूरी तरह से वहाँ पर लागू नहीं हुआ। क्या? वहाँ पर लागू नहीं होता। बोल रहा है आपका राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण, मतलब जहाँ कहाँ से शुरू हुआ था? तो राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण कहाँ से शुरू हुआ था? यूरोप में। कहाँ बीजारोपण? यूरोप में हुआ था, परंतु 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति के उन्नत रूप में प्रकट। लेकिन कब प्रकट हुआ था? 1789 ईस्वी में। कौन क्रांति था? तो फ्रांसीसी। कौन क्रांति था आपका? फ्रांसीसी क्रांति में उन्नत रूप से प्रकट। उन्नत रूप से प्रकट मतलब उसको लागू किया गया, सामने आया पूरी तरह से। तो याद है कि राष्ट्रवाद की भावना का शुरुआत कहाँ से हुआ था? यूरोप से, लेकिन उन्नत रूप से कहाँ से प्रकट हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति से। कहाँ से? 1789 में फ्रांसीसी क्रांति से। अगला बोल रहा है नेपोलियन। कभी बोला है नेपोलियन नेपोलियन को राष्ट्रवाद का जन्मदाता कहता है। तो राष्ट्रवाद का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो नेपोलियन के। याद है कि राष्ट्रवाद को जन्मदाता किसे कहा गया था? नेपोलियन का। नेपोलियन ने नवयुग की स्थापना की थी। नेपोलियन को राष्ट्रवाद का जन्मदाता कहा जाता है। नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप में विजयी शक्तियाँ ऑस्ट्रेलिया की राजधानी बिनिया में 1815 ईस्वी में एकत्र हुई। मतलब नेपोलियन जब पतन हो गया, तो नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप में विजयी शक्तियों ऑस्ट्रेलिया की राजधानी बिनिया में 1815 में एकत्र हुई। क्या है? 1815 ईस्वी में यह एकत्र हुई थी। अगला बोला है 1815 ईस्वी का बिनिया सम्मेलन का मेजबानी किसने किया था? बोला 1815 ईस्वी का बिनिया सम्मेलन का मेजबानी किसने किया था? तो 1815 ईस्वी में बिलियन सम्मेलन का मेजबानी ऑस्ट्रेलिया के चांसलर मेटरनिक ने किया था, जो घोर प्रतिक्रियावादी। क्या था? मेटरनिक कैसा था? तो मेटरनिक एक घोर प्रतिक्रियावादी था। कैसा था? कहाँ के चांसलर था? तो ऑस्ट्रेलिया के चांसलर कौन था? मेटरनिक। तो इसे एक नंबरिया आपको बनता है। देखिए, पहला तो पूछेगा ऑस्ट्रेलिया के चांसलर कौन था? तो याद रखिए मेटरनिक। मेटरनिक कैसा व्यक्ति था? तो क्या है? प्रतिक्रियावादी। क्या था? प्रतिक्रियावादी व्यक्ति था। तो याद रखिए कि 1815 ईस्वी का बिनिया सम्मेलन में मेजबानी किसने किया था? 1815 ईस्वी में बिनिया सम्मेलन कौन किया था मेजबानी? मेटरनिक ने। किसने किया था? मेटरनिक ने किया था। याद है 1815 ईस्वी का बिनिया सम्मेलन का मेजबानी ऑस्ट्रेलिया के चांसलर मेटरनिक ने किया था, जो घोर प्रतिक्रियावादी था। कैसा था? मेटरनिक कैसा था? घोर प्रतिक्रियावादी था।
अगला बोला है ब्रिटेन, रूस, पर्सा और ऑस्ट्रेलिया जैसी देश यूरोप में आते हैं। कहाँ आते हैं? देखिए, ब्रिटेन, रूस, पर्सा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश ना यूरोप में आते हैं। कहाँ आते हैं? यूरोप में आते हैं। अगला बोला है ब्रिटेन, रूस, पर्सा और ऑस्ट्रेलिया यूरोप में शांति संतुलन को स्थापित करना चाहता था। क्या करता था? मतलब कभी बोला ब्रिटेन, रूस, पर्सा और ऑस्ट्रेलिया यूरोप में शांति संतुलन को स्थापित करना था। मतलब ब्रिटेन, रूस और पर्सा और ऑस्ट्रेलिया ये सभी जो देश थे ना यूरोप में क्या चाहते थे? शांति संतुलन को स्थापित करना था। इन लोगों का मानना था कि ब्रिटेन, रूस, पर्सा और ऑस्ट्रेलिया यूरोप में क्या होना चाहिए? शांति संतुलन को स्थापित करना था। तो सभी लोग क्या करना चाहते थे? तो शांति संतुलित को स्थापित करना था। याद है, ब्रिटेन, रूस, पर्सा और ऑस्ट्रेलिया यूरोप में क्या करना चाहते थे? शांति संतुलित को स्थापित करना चाहते थे। क्या बोला अगला? बोला है बिनिया। क्या है? बिनिया सम्मेलन के माध्यम में से यूरोप में नेपोलियन युग का अंत हुआ। क्या है? बिनिया सम्मेलन के माध्यम से ना यूरोप में क्या होता है? नेपोलियन युग का अंत और मेटरनिक युग का शुरुआत हुई। क्या हुआ? याद देखिए, बिनिया सम्मेलन में किसका अंत हुआ था? तो नेपोलियन का। किसका? किसका शुरुआत हुआ था? तो याद रखिए, मेटरनिक का। किसका? मेटरनिक था। बिनिया सम्मेलन के मध्य में यूरोप में नेपोलियन का युग का अंत हुआ और मेटरनिक युग का शुरुआत हुआ। अगला बोला है आपका मेटरनिक ने फ्रांस में पुरातन व्यवस्था को पुनः स्थापना किया। क्या था? मेटरनिक जो थे ना फ्रांस में ना पुराना क्या है पुरातन व्यवस्था को पुनः स्थापना की। फिर से क्या की? स्थापना। जो भी व्यवस्था थे ना पुरातन उसको फिर से क्या किया? पुनः स्थापना की। पूर्ण रूप से स्थापना फिर से किसको किया था? पुरातन व्यवस्था को। तो इसको याद है, मेटरनिक ने फ्रांस में पुरातन व्यवस्था को पुनः स्थापन की। याद है, मेटरनिक ने किसकी स्थापना? तो पुरातन व्यवस्था को पुनः स्थापना की थी। बोला है फ्रांस में बिनिया कांग्रेस द्वारा बुर्बो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बुर्बो वंश की पुनः स्थापित हुई तथा लुई 18वां फ्रांस का राजा बना। देखिए, फ्रांस में बिनिया कांग्रेस में द्वारा किसके द्वारा? बिनिया कांग्रेस द्वारा बुर्बो राजवंश की पुनः स्थापना हुई तथा लुई 18वां का फ्रांस का राजा बनाया। तो याद है, फ्रांस में जब बिनिया कांग्रेस हुआ था ना तो किसके द्वारा? बिनिया कांग्रेस द्वारा बुर्बो वंश किसको? बुर्बो वंश की ना पुनः स्थापना हुई थी। तब उस समय किसको राजा बनाया था? लुई 18वां। क्या था? लुई 18वां को फ्रांस का राजा बनाया गया। तो याद है क्या, फ्रांस में बिनिया कांग्रेस द्वारा बुर्बो राजवंश की स्थापना हुई तो उस समय किसे राजा बनाए थे? याद रखिएगा, लुई 18वां। किसको? लुई। बुर्बो वंश जब स्थापित की गई थी उस समय किसको राजा बनाया गया था? लुई 18वां को। अगला बोल रहा है फ्रांस में 28 जून 1830 ईस्वी में गृह युद्ध आरंभ हो गया। इसे ही जुलाई 1830 को क्रांति कहते। देखिए, 1830 को जो क्रांति हुई थी ना, कब हुई थी? फ्रांस में 28 जून 1830 में गृह युद्ध आरंभ हो गया था। इसे ही जुलाई 1830 ईस्वी क्रांति क्या कहते हैं? जुलाई 1830 ईस्वी कहते। जून में हुआ था लेकिन इसको क्या कर दिया? जुलाई 1830 ईस्वी के क्रांति कहते हैं। इसको याद रखिएगा आप लोग। तो बोला है कि फ्रांस में 28 कब? 28 जून 1830 ईस्वी में ना गृह युद्ध हुआ। कब? कौन युद्ध हुआ था? गृह युद्ध हुआ था। आराम में ही हो गया था। इसे ही जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति क्या कहते हैं? इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति कहते हैं। फ्रांस में जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति के परिणाम स्वरूप बुर्बो वंश के स्थापना पर कहते हैं लारियस वंश को गद्दी सौंपी गई। याद है कि फ्रांस में जुलाई 1830 की क्रांति में ना परिणाम बुर्बो वंश की स्थापना पर क्या की थी? बुर्बो वंश की स्थापना पर किसको? आयरलैंड वंश को गद्दी सौंपी गई थी। अगला बोल रहा है लुई फिलिप ने सन 1840 ईस्वी में गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जो कट्टर प्रतिक्रियावादी था। क्या था? बोला है कि लुई फिलिप ने सन 1840 ईस्वी में गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था जो कट्टर प्रतिक्रिया कैसा था? व्यक्ति था जो कट्टर प्रतिक्रियावादी व्यक्ति था। कौन था? गीजो। तो याद रखिए, लुई फिलिप ने किसे 1840 में प्रधानमंत्री नियुक्त किया था? तो गीजो को। लुई फिलिप ने सन 1840 में गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। यो जो एक कट्टर व्यक्ति थे। क्या थे? कट्टर व्यक्ति। कौन थे? लीजो क्या था? एक कट्टर व्यक्ति था। तो इसको आप लोग याद रखिए। जो भी है आपका हिस्ट्री का पार्ट 1 था ये चैप्टर 1 का। अब अगला देखेंगे हम लोग पार्ट 2। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।